हेलो स्टूडेंट, आज मैं भाषा विज्ञान में आगे की सीरीज में 30 प्रश्न आपको पढ़ा चुकी थी। उसके आगे आज मैं 31वां प्रश्न पे आपके साथ चर्चा करूंगी। भाषा विज्ञान में आए हुए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसमें 31वां प्रश्न पाली भाषा की समय सीमा मानी जाती है। तो इसमें पाली भाषा की जो समय सीमा है 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक मानी जाती है। आज मैंने आपके साथ एक शॉर्ट वीडियो में इस भारतीय आर्य भाषाओं के काल विभाजन पर चर्चा की थी। इसमें प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की जो समय सीमा है 1500 से 500 ईसा पूर्व और प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को दो भागों में बांटा गया है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत की जो समय सीमा है 1500 से 800 ईसा पूर्व, लौकिक संस्कृत की समय सीमा है 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व है। दूसरा जो भारतीय आर्य भाषा है वो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है जिसकी समय सीमा 500 से 1000 ईसा पूर्व है और इसको तीन भागों में बांटा गया है। पाली जिसको प्रथम प्राकृत कहा गया है, फिर दूसरा है प्राकृत जिसको द्वितीय प्राकृत कहा गया है, तीसरा है अभ्रंश जिसको तृतीय प्राकृत कहा गया है। पाली की जो समय सीमा है 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व है, जो कि प्रश्न में आपका ये पूछा गया है। इस तरीके से पाली भाषा की समय सीमा मानी जाती है 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक। तो ये आपको जो प्रश्न मैंने बताया है इसमें अगर ये आप चार्ट याद रखेंगे तो इससे कोई भी आपका आर्य भाषा से रिलेटेड प्रश्न अगर आता है तो आप उसको इजीली सर्च कर सकते हैं या उसको आप आंसर लगा सकते हैं। आइए देखते हैं। इसके बाद जो प्राकृत द्वितीय प्राकृत है उसकी समय सीमा 1 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व है। अभ्रंश की जो समय सीमा है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है। तीसरी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है जिसका टाइम पीरियड यहाँ से लेंगे लास्ट से 1000 ईसा पूर्व से अब तक माना जाता है। तो सबसे पहले पाली, फिर प्राकृत, फिर अभ्रंश। अगर इन्हीं का क्रम आप देखते हो तो सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत से पाली, प्राकृत, अभ्रंश, अभ्रंश के बाद हिंदी। इसी तरीके से क्रम आपका चलता है। व्याख्या देखेंगे। 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक भारत की आर्य भाषा काल को सामान्यतः 3 खंडों में विभाजित किया, जैसा कि मैंने आपको अभी नोट डाउन करके दिखाया था। इसमें प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल 1500 ईसा पूर्व से 500 तक, मध्यकालीन आर्य भाषा काल 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक और आधुनिक आर्य भाषा काल 1000 ईस्वी से अब तक माना जाता है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल में 3 भाषाएं विकसित हुई जिनमें पाली भाषा 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक, दूसरी प्राकृतिक भाषा प्रथम शताब्दी ईस्वी से 500 ईस्वी तक और तृतीय अभ्रंश भाषा 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक मानी गई है। आगे निम्नांकित में से कौन विशेषता देवनागरी में नहीं है? तो विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्रह्मी और खरोष्टी की समकालीन, ये गलत है। इसमें जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है, ये सही है। इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक चिन्ह का प्रयोग होता है, ये भी सही है। अगला, इसमें सिरोरेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण है। सिरोरेखा का मतलब है जैसे आपने कोई शब्द लिखा हुआ है ऐसे, इसके ऊपर आप ये इस तरीके से लाइन खींचते हैं, इसको हम सिरोरेखा कहते हैं। तो ये शुद्ध होता है, इसी तरीके से शब्दों को हमें लिखना चाहिए। तो ये लास्ट वाला जो ये सही है। अब इसकी व्याख्या देखेंगे। हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है उसे देवनागरी लिपि कहा जाता है। विश्व की सभी भाषाओं की अपनी लिपियां हैं, जैसे अंग्रेजी रोमन लिपि में, उर्दू फारसी लिपि में तथा पंजाबी गुरुमुखी लिपि में। प्राचीन भारत की 2 लिपियां थी, ब्रह्मी लिपि तथा खरोष्टी लिपि। ब्रह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। तो आपको ये भी याद रखना है कि देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? ब्रह्मी लिपि से हुआ है। अंग्रेजी भाषा किस में लिखी जाती है? रोमन लिपि में। उर्दू किस में लिखी जाती है? फारसी लिपि में। पंजाबी किस में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि में। तो इस तरीके से हमारे 4 प्रश्न यहाँ से तैयार होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो ओ और औ कंठोष्ठ वर्ण है। यूपी पीजीटी 2010 में प्रश्न पूछा गया था। व्याख्या देखेंगे। स्वरों का उच्चारण स्थान कंठ में छोटा आ बड़ा, तालम में छोटी बड़ी ए, ओष्ठ में छोटा ऊ बड़ा ऊ, कंठ तालम में ए आए और कंठोष्ठ में ओ आओ आते हैं। ये जो स्पर्श वर्ण होते हैं का खा गा घा, ठीक है, उसमें 25 वर्ण लिए जाते हैं। तो अभी आप इतना देखिए जितना दिया गया है। आगे देखेंगे। कौरवी किस बोली को कहते हैं? तो कौरवी खड़ी बोली कहते हैं। पिछले वीडियो मैंने इसका चार्ट आपको बनवाया हुआ था जिससे आप आसानी से किस बोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है उस पर मैंने चर्चा की थी। और बोलियां 17 होती हैं आपकी, इसको भी मैंने आपको बताया था। अब इसकी व्याख्या देखेंगे। खड़ी बोली हिंदी के अनेक नाम बताए जाते हैं, कौरवी, नागरी, सरहिंदी, हिंदुस्तानी आदि। तो खड़ी बोली के कितने नाम है? कौरवी, नागरी, सरहिंदी, हिंदुस्तानी। ये आपको नोट डाउन करना है। इनमें से ज्यादा प्रचलित नाम खड़ी बोली है। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। अगला प्रश्न है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है? तो
पश्चिमी हिंदी में आपने देखा हुआ था शौरसैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियों को रखा गया, जिसमें खड़ी बोली को कौरवी कहते हैं, दूसरा ब्रजभाषा, तीसरा हरियाणवी, इसी को हम बांगरू कहते हैं, अगला चौथा बुंदेली और 5वां कन्नौजी। तो इस तरीके से जो पश्चिमी हिंदी उपभाषा है उसमें 5 बोलियों को रखा गया है और पश्चिमी हिंदी का विकास शौरसैनी अपभ्रंश से माना जाता है। तो आंसर हुआ सी सही। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि में स्वर्णमालाओं की संख्या है। तो देवनागरी लिपि में स्वर्णमालाओं की संख्या 11 है। हिंदी देवनागरी लिपि वर्णमाला में कुल 52 ध्वनियां हैं। हिंदी स्वर वर्णों की संख्या 11 है। व्यंजन वर्णों की संख्या 33 स्वीकार की गई है। 4 संयुक्त व्यंजन है, 2 आयुग्वाय हैं तथा 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन में यारा लावा, आगुवाय में आपके ये आयुग्वाय में अंग आहा तथा द्विगुण व्यंजन में ढाड़ और इड़ा का ठीक उच्चारण रहता है। आगे देखेंगे, इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है। पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है। तो इसमें पश्चिमी हिंदी की बोली में बघेली नहीं आती है। ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। 2011 में ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी में। आप व्याख्या देखते हैं, खड़ी बोली को कौरवी, कन्नौजी को हरियाणवी, कन्नौजी और हरियाणवी को बांगुरी तथा बुंदेली आदि शौरसैनी अपभ्रंश की पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोली है, जबकि अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी आदि अर्धमागधी अपभ्रंश की पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोली है। ये चार्ट मैं आपके साथ साझा कर चुकी हूँ। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है। तो बुंदेली जो आपकी बोली है ये राजस्थानी भाषा में नहीं आती है। यूपी पीजीटी 2011 में पूछा गया है। अब व्याख्या देखेंगे, मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थानी के अंतर्गत, मेवाती उत्तरी राजस्थानी के अंतर्गत, मालवी दक्षिणी राजस्थानी के अंतर्गत तथा जयपुरी पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत आती है और शौरसैनी अपभ्रंश की राजस्थानी हिंदी उपभाषा की बोली है, जबकि बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा तथा हरियाणवी आदि शौरसैनी अपभ्रंश की पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोली है। तो ये हिंदी भाषा उपभाषा और बोली से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला देखेंगे, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं। तो स्थानीय भाषा में जो बोली जाती है उसको हम बोली कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है। तो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। ये पीजीटी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी उपभाषा का विकास हुआ है तथा पूर्वी हिंदी उपभाषा से अवधी वगैरह छत्तीसगढ़ी बोली का विकास हुआ है। अगला, कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की एक बोली है। तो पश्चिमी हिंदी की बोली है और चार्ट के माध्यम से आपको मैं ये बता चुकी हूँ। व्याख्या में आप फिर से चार्ट दे सकते हैं। हिंदी भाषा की उत्पत्ति शौरसैनी अपभ्रंश से हुई है। अपभ्रंश शौरसैनी है जिसके अंतर्गत पश्चिमी हिंदी आएगी। इसमें खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी ये बोलियां रखी गई हैं। खड़ी बोली को कौरवी कहते हैं, जबकि हरियाणवी को बांगरी भी कहते हैं। राजस्थानी हिंदी से पश्चिमी राजस्थान जिसको मारवाड़ी कहते हैं, पूर्वी राजस्थान जिसको जयपुरी कहते हैं, उत्तरी राजस्थान जिसको मेवाती कहते हैं, दक्षिणी राजस्थान जिसको मालवी कहते हैं और पहाड़ी हिंदी से कुमायूं, गढ़वाली, नेपाली बोली का विकास हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, वाक् विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है। तो वाक् विचार के अंतर्गत वाक्यों का अध्ययन किया जाता है। वाक् विचार के अंतर्गत वाक्यों का अध्ययन किया जाता है। पदों के व्यवस्थित समूह जिसमें वक्ता के कथन का अर्थ पूर्ण रूप से प्रकाशित होता है वाक्य कहलाता है। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो अवधी जो बोली है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। अवधी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। अवधी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी में अवधी वगैरह छत्तीसगढ़ी बोलियां हैं, जबकि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी बोलियां आती हैं। खड़ी बोली को हम कौरवी कहते हैं, हरियाणवी को हम बांगरू के नाम से जानते हैं। अगला 44वां प्रश्न, लिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं। तो लिखित भाषा में विचारों को हम लिखकर व्यक्त करते हैं। लिखित भाषा में विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं। इसमें एक व्यक्ति लिखकर अपने विचार प्रकट करता है तो दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात समझता है। लिखित भाषा के उदाहरण पत्र, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, लेख, कहानी और संस्मरण आदि होते हैं। पंजाबी की लिपि है, तो पीछे ये प्रश्न आ चुका है, तो पंजाबी की गुरुमुखी लिपि है। आप कुछ लिपियां दी गई हैं उनका देखते हैं। उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। ये प्रश्न भी बन सकता है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। निम्नलिखित भाषाओं की लिपियां इस प्रकार है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। फ्रांसीसी रोमन में लिखी जाती है। कश्मीरी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू फारसी में लिखी जाती है। कोंकणी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जबकि बंगाली बंगला लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो अनुच्छेद 343 में ये बात कही गई है। दिल्ली, केबी,
पीजीटी 2015 में प्रश्न पूछा गया था। संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अगला 47वां प्रश्न, पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है। तो पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। व्याख्या देखेंगे, पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, जबकि पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से तथा बिहारी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। तो देखिए इनसे अलग अलग प्रश्न आपके तैयार हो सकते हैं। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, जबकि पश्चिमी हिंदी का राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, जबकि बिहारी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। तो 3 प्रश्न आपके यहाँ से तैयार हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो जो ब्रजभाषा है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। डोंगरी, अब थोड़ी सी व्याख्या देखेंगे इसकी। डोंगरी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं खड़ी बोली, बांगरू जिसको हरियाणवी कहेंगे, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी आदि। अगला 49वां प्रश्न, मालवी किस उपभाषा की बोली है। तो मालवी राजस्थानी भाषा की बोली है। जीआईसी पीजीटी 2015 में प्रश्न पूछा गया था। व्याख्या देखेंगे, राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत 4 प्रकार की बोलियां आती हैं, मारवाड़ी, जयपुरी जिसको ढूंढाड़ी कहते हैं, मालवी तथा मेवाती। मालवी बोली इंदौर, देवास, रतलाम आदि जिलों में बोली जाती है, एमपी के जिलों में बोली जाती है। पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है। तो पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। जीआईसी पीजीटी 2015 में प्रश्न पूछा गया था। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, जबकि शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का तथा मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का तथा पैसाची अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है। तो देखिए कितने सारे प्रश्न आपके तैयार हो रहे हैं। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से, जिसके अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आएंगी, जबकि शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का, मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का, जबकि पैसाची अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है। तो 4 प्रश्न यहाँ से आपके तैयार हो रहे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून मैदानी भाग है और सहारनपुर की बोली है। तो खड़ी बोली यहाँ पे बोली जाती है। कहाँ कहाँ? रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून और सहारनपुर में खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है। अब व्याख्या देखेंगे, खड़ी बोली शौरसेनी अपभ्रंश की पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोली है, जिसकी बोली क्षेत्र रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून, दिल्ली, गाजियाबाद, सहारनपुर आदि हैं। गढ़वाली बोली शौरसेनी अपभ्रंश के पहाड़ी हिंदू उपभाषा की बोली है, जिसका क्षेत्र टेहरी गढ़वाल, चमोली, उत्तरकाशी है। बांगरू बोली शौरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोली है, जिसका क्षेत्र हरियाणा राज्य है। छत्तीसगढ़ी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश की पूर्वी हिंदी की उपभाषा की बोली है, जिसका क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य है। तो इस तरीके से हमारे आज 51 प्रश्न तैयार हुए। अब इसके आगे के जो प्रश्न हैं वो वर्णमाला पे आधारित है। तो वर्णमाला के लिए सबसे पहले हमें वर्णमाला का चार्ट पता होना चाहिए और किस तरीके से उनसे प्रश्न आते हैं उस पर पहले चर्चा कर रही हूँ, तब उसके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।